बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू 3 पॉइंट। मैं हूं आसिफ खान और दिलगिरफ्ता आप भी होंगे, मैं भी हूं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को एक मरतबा फिर टेस्ट मैच क्रिकेट में शिकस्त हो गई और ये मुसलसल तीसरी शिकस्त तो है अभी हाल ही में। मैं तीसरी शिकस्त इसलिए कह रहा हूं कि ये नया कोचिंग स्टाफ आया था, उसके अंडर ये मुसलसल तीसरा टेस्ट मैच आपको नुकसान हुआ है। बांग्लादेश में भी, उसके बाद फिर ये वेस्ट इंडीज़ में। पहला टेस्ट मैच को इतना ज़्यादा हदफ हमें लग नहीं रहा था, लेकिन नहीं खेल पाए पाकिस्तान के बल्लेबाज। 211 रन का हदफ था और ये स्कोर शीट भी आपके सामने है। 311 पहले वेस्ट इंडीज़ से बनाए, पाकिस्तान की टीम लीड देने में नाकाम रही। 38 रन्स पर पाकिस्तान की 7 विकेटें गिरी थी। ये याद रखिएगा, पहली इनिंग में जो नुकसान हुआ पाकिस्तान को वो आपने भरा, जो आपने बोया था पहली इनिंग में बॉलिंग करते हुए, जब उनकी आखिरी विकेट्स पर या आखिरी 2-3 विकेट्स पर जो रन दिए थे वो आपको भारी पड़े। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग में 181 रन बनाए और पाकिस्तान को 211 रन का हदफ दिया, जिसमें पाकिस्तान नाकाम रहा और 120 रन पाकिस्तान की टीम बना सकी। चौथे रोज़ ये मैच ख़त्म हुआ और पाकिस्तान को शिकस्त हुई। बहुत सारी वजूहत यकीनन आपकी नज़र में भी होंगी, मेरे एक्सपर्ट्स की नज़र में जो भी वजूहत हैं उस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। तनवीर अहमद पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, तजज़ियाकारी के हवाले से आप इनको सुनते हैं। पिछले 15-16 बरस से ये मुसलसल चीख कर जो बातें कह रहे हैं उन पर अमल अगर हो जाए तो ये मामला नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अफसोस का इजहार करूँगा मैं। बहुत ज़्यादा अफसोस होगा आपको? बिल्कुल अफसोस हुआ, बिल्कुल। और बहुत मिस्टेक्स, बहुत गलतियाँ, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फैसले हों, बहुत गलतियाँ। चलें जी, आज तफसील से उन पर बात करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी यकीनन बहुत अफसोस होगा, ये जो पाकिस्तान पोजीशन में, किसी मौके पर आपको लगा था कि पाकिस्तान पोजीशन में है जीतने की टेस्ट मैच? आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। देखिए, मोमेंट्स थे, मतलब अफसोस ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि मेरे ख्याल में हम ये टेस्ट मैच जीत सकते थे और हमें जीतना चाहिए था। हमें मौके मिले, बस हमने उनको अवेल नहीं किया। चाहे बॉलिंग थी, चाहे बैटिंग थी, और भी कुछ डिसीजन भी ऐसे थे कि जो अगर बेहतर होते तो ये टेस्ट मैच हमें जीतना चाहिए था। क्योंकि दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ की टीम है, उनकी बैटिंग लाइनअप पे अगर आप देखते हैं तो वो भी आपको सेकेंड इनिंग में भी नज़र आ गया कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, इनको बहुत ज़्यादा रन हमने पहली इनिंग्स में करवा दिए थे। और उसके बाद चौथी बारी में देखें इतने रन, तो मैंने तो कल भी यही बात की थी कि अगर 130-40 के नीचे स्कोर हुआ तो शायद हम चेज कर लें, लेकिन उससे ऊपर मुश्किल हो जाएगा। जो पिच की सूरत हाल चल रही थी, जो हमारे बैट्समैनों की फॉर्म चल रही है, कि देखिए हम चीज़ों का राउंड चलते रहते हैं, ठीक है ना। कि अब एक तो ये होगा ना जी कि वो बैटिंग फेल होगी, बैटिंग फेल होगी। सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछूंगा कि इस पिच के ऊपर बॉलर्स ने 500 रन कैसे करवा दिए? 490 या 500 रन आपने करवाए ना इस पिच के ऊपर। बहुत ज्यादा रन हमने करवा दिए इस पिच को देखते हुए, वेस्ट इंडीज की बैटिंग को देखते हुए, चाहे वो टेल ने किए हैं, चाहे वो ऊपर वाले बैट्समैनों ने किए हैं। तो आई थिंक बहुत सी चीजें इसके अंदर प्रिपरेशन पे बात आ जाती है, वो आगे चल के हम उस पर बात करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कि कोई चीजें हमारी वो हमें समझ नहीं आ रही हैं, कि उस पर आगे चल के हम बात ठीक है, ज़रूर बात करेंगे। उससे पहले जो आपने पॉइंट उठाया, तनवीर ने भी कहा कि बहुत सारे मौजूआत हैं, फैसले हैं, तो फैसला असाज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस टीम के साथ लगे हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टीम के साथ लगाए हैं, उसमें सरफराज अहमद हैं, बड़ा नाम है सरफराज। उनकी अभी सरफराज अहमद की एक इंटरव्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सरफराज अहमद की भेजी, वो अगर हम सुन लें पहले तो उससे बात ज़रा खुल जाएगी। ज़रा सरफराज अहमद की सूरत हाल है पहले सुन लें, उसके बाद आगे चलते। टेस्ट मैच की बात करें तो दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। आई थिंक मुझे लगता है कि जो हमारा तीसरे दिन का सेशन था, आई थिंक वहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस किया। अगर हम वहाँ पे उनकी वो पार्टनरशिप नहीं लगती, आखिरी जो पार्टनरशिप लगी है 8वीं विकेट पे, अगर वाली पार्टनरशिप हम पकड़ लेते, उसके अलावा जो हमारी पहली इनिंग में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम अच्छी खासी अगर वहाँ पे लीड ले लेते 50 और रन की, तो आई थिंक मुझे लगता है वो ज़्यादा हमें वहाँ पे नुकसान हुआ थोड़ा। देखें, हमें ऐसा लगता है कि हमने जो पिच को रीड किया, आई थिंक वो बहुत सही रीड किया, और हमें लगता था कि यहाँ पर हमें पूरे 5 बॉलर चाहिए और हमें फास्ट बॉलिंग यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, तो इसी वजह से हम एक्स्ट्रा बॉलर के साथ गए। आई थिंक ये कि हमें लगता है कि हमारा डिसीजन बिल्कुल ठीक था। फास्ट बॉलिंग को बड़ी
इस पिच ने बड़ी हेल्प दी। अगर आपने ओवरऑल देखा तो इस मैच में फास्ट बॉलर ने ही जो है वो दोनों टीमों की तरफ से आउट किया। आई थिंक हमारा फास्ट बॉलर का साथ जाना अच्छा डिसीजन था। आई थिंक ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा बैटिंग की तरफ से हमें थोड़ी सी मायूसी, होपफुली कि इंशाल्लाह एज अ बैटिंग यूनिट जो है हम अच्छा परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट मैच में। आई थिंक देखिए हमें बैट्समैन हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मैं फर्स्ट इनिंग की बात करूँ, आई थिंक इमाम बहुत अच्छा खेल रहा था उस टाइम पे। आई थिंक अगर वहाँ पे वो लंबी इनिंग करता, थोड़ा सा और अपने आप को पेशेंस पे रखता, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा अगर हम पहली इनिंग में बेहतर लीड ले लेते तो आई थिंक वो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाता। और सेकंड इनिंग में ऑब्वियसली हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। हम लोगों ने चीज़ें आइडेंटिफाइड भी की हैं, बैट्समैनों से बात की है, लेकिन ये कि हमारा बहुत जल्दी क्लैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल देखें, उनकी सिलेक्शन जो है बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे जो पिच की कंडीशन थी वो ऐसा बिल्कुल, यहाँ पे स्पिनर भी जो है ना वो बिल्कुल काम में आता। लेकिन जिस तरीके से मैच आप देखें कि फास्ट बॉलरों ने ज़्यादा बॉलिंग की है यहाँ पर और फास्ट बॉलरों ने ही आउट किए, तो हमें ये लगता था कि अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी स्पिनर की तो वो ज़रूर हमारे गेम में आएगा। लेकिन ये कि ओवरऑल हमारा लगता है कि जब हमने 4 पेसर और 1 स्पिनर के साथ गए, वो हमारा एज टीम जो है वो डिसीजन बिल्कुल ठीक था। सरफराज अहमद ये पाकिस्तान टीम के इंटरिम हेड कोच हैं तनवीर साहब, ये तो कह रहे हैं अच्छी क्रिकेट खेली, फिर आगे चल के अपनी खामियां भी बता रहे हैं कि बॉलर्स ने रन ज़्यादा दे दिए, लीड, फिर बल्लेबाजों ने लीड नहीं ली, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? भाई मेरा तो सबसे पहले क्रिकेट बोर्ड से सवाल और सरफराज से सवाल ये है कि कहीं पे आपने, ये अनोखा ही एक सिस्टम है हमारे मुल्क का, कहीं पे आपने देखा है कि बैटिंग कोच पाकिस्तान टीम में और हेड कोच पाकिस्तान टीम का जो भी हो और वो सिलेक्टर भी हो, कहीं हमने देखा? किसी मुल्क में हमने कहीं देखा ऐसा कुछ होते हुए? और अगर इन 15 लड़कों में से जो भी खेल रहा, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, तो उसमें से 2 तो वो बैठे हुए जिन्होंने ये लड़के सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, 2 तो वो बैठे हुए जिन्होंने लड़के सेलेक्ट किए हैं। तो फिर कैसे आप एक्सक्यूजेस दे सकते हैं या कैसे आप भाग सकते हैं? हम तो नहीं आपको भागने देंगे, हम तो आपसे सवाल करेंगे। आप हेड कोच, बैटिंग कोच और प्लस दोनों सेलेक्टर्स भी हैं, तो फिर आपके पास इतने ओहदे हैं, तो आप लोग टीम नहीं सही से सिलेक्ट कर पा रहे, या आप लोग लड़कों से परफॉर्मेंस नहीं दिलवा पा रहे। बॉलिंग की बात करते हैं सरफराज भाई, अब्बास ने सेकंड इनिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है, ठीक है, 15-16 ओवर किए, 22 रन दिए, 5 आउट, इससे बेहतर और क्या बॉलिंग करेगा? उसको तो मैं ला ही नहीं रहा अब्बास को। जब आपको याद है, जब ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी, मैंने आपसे बोला था कि पाकिस्तान के पास चांसेस है ये टेस्ट मैच सीरीज जीतने की। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग लाइनअप है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, हम उनको पकड़ सकते हैं, सिर्फ शे होप के अलावा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई, मोहम्मद अली ने 4 आउट किए। मुझे नहीं समझ आता ये 4 आउट, मुझे ये टेल 3 आउट करके, एक शे होप आउट करके 4 आउट, आपके अपने स्टैट ठीक हो गए, टीम को कोई फायदा नहीं हो रहा। टीम ने 311 कर दी है, ठीक है। और पहली इनिंग में अगर आप शमा जोसेफ को देखें, उसने पहली इनिंग में भी 23 रन किए, 13 बॉलें खेली। आप किमार रोच को देखें, पहली इनिंग में 29 बॉलें खेली उसने, और ये टेल है, ये टेल है। और शमा जोसेफ ने दूसरी इनिंग में 38 रन किए 27 बॉलों पे, और किमार रोच ने 18 रन किए 63 बॉलों पे। तो मैं क्या करूं ऐसी फास्ट बॉलिंग को जो टेल को नहीं आउट कर पा रही? और 93 पे 7 आउट लगे हुए थे हमारे, ठीक है। सेकंड इनिंग पे हमने कितने रन करवा दिए इनसे? 50। ठीक है भाई, बात ये है कि मुझे ना अपने लोगों पे ना हैरत होती है, अपने क्रिकेटर्स पे हैरत होती है जो इस किस्म की बातें करते, बॉलिंग अच्छी हुई, बैटिंग क्या अच्छा हुआ। ग्रीव्स ने आपको 5 आउट करके दिए, यूं मुकाया मैच उसने पहली इनिंग आपकी, ऐसे मुकाई? हाँ, ग्रीव तो हमारे बॉलर ने ऐसी मुकाई नहीं। और रिकॉर्ड उससे 5 मेडन लगातार हमारे किसी बॉलर ने इनिंग मुकाई, हमारे ने किसी ने 4 आउट किए 21 ओवर करके। 35 साल के बाद तो आपके फास्ट बॉलर ने तकरीबन 35 साल के बाद पूरे आउट किए हैं, ठीक है। तो भाई हमारी मिसिंग है, हम रोते हैं पाकिस्तान के अंदर स्पिन ट्रैक बन जाता है, हम रोते हैं हमारे फास्ट बॉलर को खिलाया नहीं जाता। और यार जहां पे फास्ट बॉलर की विकेट है वहां पे तो कुछ करके बताओ हमें। छोटा सा जवाब कि इस मैच में शिकस्त की जिम्मेदार बैट्समैन है पाकिस्तान के या बॉलर? दोनों हैं, दोनों। पहली तो बात यह है कि हमने 311 बनाए क्यों, उसके बाद बनवाए क्यों? देखो वो आप मुझे पता आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं कि यार हमारी जब बैटिंग थी तो हम एकदम सुन लें, हमारी जब बैटिंग थी, मुझसे अगर पूछे, मैं तो नाचीज आदमी हूं, मैं तो बॉलिंग को सुन लेना। देखिए मैं जिम्मेदारी बॉलिंग की है। मैंने जो क्रिकेट खेली समझी है, मैं हर वक्त
ना मेरी नेचर के अंदर है, ना मेरी इस किस्म की सोच है। मैं हर वक्त बैटिंग को ब्लेम नहीं देता, मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, मैं हर वक्त बैटिंग को ब्लेम नहीं देता। ये फारिग है लोग जो हर टाइम बैटिंग बैटिंग, ठीक है, जिस टाइम गलत किया गलत किया, लेकिन ये तो सोचो आपका टेस्ट मैच पहले दिन का टेस्ट मैच होता है, पहले दिन आपने जैसी परफॉर्मेंस दी वैसा बोओगे आप, ठीक है, जैसा खेलोगे वैसा आपका फैसला आएगा, जैसा बोओगे वैसा तो काटेंगे। पहली वसीम इनिंग भाई, किसने की थी? क्या बैट्समैनों ने बैटिंग की थी? बॉलर्स ने की थी मैं वही पहले कह रहा हूं, बैटिंग। आप और मैं आपने एक ही जहां पेज पे आपको वेस्ट इंडीज को 150 160 70 पे आउट करना चाहिए था, वहां आप 311 कर, अब 311 के बाद, और ये भी सरफराज ने गलत बात की है कि यार जो विकेट है ना वो बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी, मैं क्यूरेटर को कहता हूं बड़ी अच्छी विकेट बनाई, ओ भाई नहीं अच्छी बैटिंग विकेट, ये तो मुश्किल कंडीशन थी बैटिंग के लिए, उस कंडीशन में आपने वो 311 कराए। उसके बाद आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? आप हेड कोच और सिलेक्टर हैं, आप तो सेव करेंगे अपने आप को। अगर आप ये सीधा सीधा कह देंगे कि हमारे लोग जो हैं वो बैट्समैन अच्छा नहीं खेले, हमारे बॉलर अच्छा नहीं खेले, तो आप तो एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि आप तो हेड कोच, बैटिंग कोच, सिलेक्टर दोनों बैठ के ये बातें अगर करें तो आप दोनों एक्सपोज हो जाएंगे। यार हम क्या बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, या हमें कुछ पता नहीं है, या हम क्रिकेट बोर्ड में अगर नौकरी नहीं करते, हम फारिग हैं, हमारे के अंदर अक्ल समझ कुछ भी नहीं है। हमें आप लोगों से ज्यादा पता है चीजों का भाई, कि आप लोग किस तरफ लेके जाते हैं बातों को। अपने अब उसने क्या किया पता है? अपने ऊपर से बल्लियां हटा के प्लेयरों पे डाल दी, ठीक है, कि हमारे ऊपर कुछ ना आए बस। और वो असद शफीक बैठा हुआ है। भाई आप एक्सपोज हो रहे हैं, आपकी बैटिंग एक्सपोज हुई तो बैटिंग कोच एक्सपोज हुआ, उमर गुल एक्सपोज हुआ है, बॉलिंग एक्सपोज हो रही, उमर गुल एक्सपोज हुआ है कि यार हमारी बॉलिंग इस जगह पे क्या कर रही है। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने पहली इनिंग में क्या किया? बॉलिंग अच्छी नहीं की, ठीक है, जब शान भी खेल रहा था या इमाम रन नहीं अच्छी बॉलिंग की, सील्स ने क्या बॉलिंग की? नहीं अच्छी बॉलिंग की। दूसरी इनिंग में क्या हुआ? उसने अपनी गलतियां देखी, उन्होंने पकड़ी, लाइन लेंथ पकड़ी, आपको उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया। बहुत तफसील के साथ वसीम, तनवीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, और मैं आपसे इस पर राय जानना चाहूँगा। ये जो कोचेज़ हैं पाकिस्तान के, ये 2-2 3-3 काम कर रहे हैं, तो ये खुद इनकी जिम्मेदारी है सेलेक्ट करना, तो ये आप इस हवाले से क्या? अब मैं आप कोचेज इनको आप बोल तो रहे हैं ना, लेकिन अभी वो काम सीख रहे हैं ना, अभी दूसरा तीसरा तो मैच है उनका। तो इससे मतलब पहले कोचिंग की भी उन्होंने मतलब ऑन नहीं जॉब की ट्रेनिंग ना, हो रही है, ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही है, इतनी बड़ी पोस्ट। सीखने की जगह हमारा मसला ये है। नहीं, कोचेज नहीं थे अंडर 19 के अंदर, आपके ये मेंटोर थे, वहाँ कोच नहीं थे। कोच आप डायरेक्ट आके लगे हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, कल मैं अपने बाल बुल जरा ठीक कराने के लिए गया हुआ था, तो वहां पे तबसरा हो रहा था, और उसमें 90% बातें वो की हैं जो सरफराज ने, आपके हेड कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है कि इमाम जल्दी आउट हो गया, या शान ने वो शॉट खेल दिया तो वो ये हो गया। कोई एक मुझे लाइन इसमें बता दें कि जो आप किसी कोच से सुनना चाहते हैं। आप कोच से तबसरा नहीं सुनना चाहते, आप कोच से ना, कोचिंग की एक लैंग्वेज होती है कि कि हमने वो अडैप्ट अच्छा नहीं किया, या पहली इनिंग्स के अंदर, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप बेहतर एज अ कोच आप नजर आता है कि यार ये कोच बात कर रहा है। आपने 70 to 80% तो अच्छा काम किया, आपने प्लेइंग 11 बहुत जबरदस्त खिला दी, आपने पहली इनिंग्स में बैटिंग भी शायद बहुत जबरदस्त कर दी, आपने बॉलिंग भी जबरदस्त कर दी, दूसरी बैटिंग के अंदर बॉलों ने 5 भी लगा दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। भाई बॉटम लाइन है कि वी हैव लॉस्ट द टेस्ट मैच, तो हमने कितना एक अच्छा उसमें किया होगा। अब कितना पॉजिटिव उसको बना रहे हैं कि जैसे हम टेस्ट मैच जीते हुए हैं, वो जीते हुए में इतनी तारीफ आप अपनी नहीं कर सकते कि जितना आप हारे हुए में करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा कि उन्होंने, चाहे वो असद शफीक की बात करें, आप सरफराज की बात करें, कहाँ इन्होंने काम किया हुआ यार। सीधा टेस्ट टीम के अंदर ही लग रहे हैं। मुझे बता देना बैटिंग का हमारा क्या प्लान था। हमने 2 बड़े बड़े कैंप्स किए हैं जी। रेड बॉल का हमने पहले किया था बांग्लादेश जाने से पहले, अभी भी बड़ा जी वो हुआ, और वो जो वीडियो आ रही थी ना सारी, वो मुझे नजर आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। आपके एनसीए के बैटिंग कोच भी जो कर रहे थे कि स्लैब लगाई हुई है, मजे मजे से ड्राइविंग खिला रहे हैं। अब असद शफीक भी शायद यही करा रहे थे, वो कहाँ उनसे थ्रो इतनी तेज वैसे होती भी होगी, लेकिन वही ड्राइविंग खेल रहे हैं। यहाँ पे कंफर्ट जोन के अंदर रखा हुआ है। जहां बॉल हिलना शुरू हुआ, कहाँ गई आपके बैट्समैनों का सर, कहाँ जा रहा है, उनके पाँव कहाँ जा रहे हैं, हिप सारों की ऐसे खुल रही हैं, बॉल उधर है, सीधा बॉल है, आप उसको ऑन खेल रहे हो, तो दैट शोज कि हमारी जो प्रिपरेशंस थी वो भी बेकार थी। हमने ठा सीमेंट की स्लैब के ऊपर प्रैक्टिस की, जहां बॉल थोड़ा अप एंड डाउन हुआ, थोड़ी सी मूवमेंट आई, आपकी सारी चीजें एक्सपोज होके आ गई हैं कि आप 2-2 फुट से बॉल को आप मिस कर रहे हैं। तो बात फिर वो उधर ही आ जाती है कि मैं उनको ब्लेम ही नहीं करूंगा, यार उनको काम ही नहीं आता ना।
अब मैं अब आसिफ मैं आपको लगा दूं कि जाएं जरा जी आप बन जाए हॉकी के हेड कोच बन जाए एकदम से ना, तो फिर वो आपको जितना काम आएगा वो आपको भी नहीं, बताया। बात पता क्या है, देखिए आपने पाकिस्तान टीम का हेड कोच बैटिंग कोच बनाया असर शफीक भाई, वो तो हर टाइम नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होता है, कराची की एकेडमी में होता है। एक बंदा जब कराची की एकेडमी में आपने उसको उठा के पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच बना दिया, वुमेन टीम के भी ठीक है, जो बैटिंग कोच हो, टीम के भी बिल्कुल, select जो बैटिंग कोच है पाकिस्तान टीम का, उसको कराची की एकेडमी में होना चाहिए या लाहौर की एकेडमी के अंदर होना चाहिए? वो तो आपकी मेन एकेडमी है। अब लाहौर एकेडमी क्या है, आपकी डेवलपमेंट का काम करना है लड़कों पे, चाहे पाकिस्तान टीम है, चाहे अंडर-19 है टीम है, चाहे जूनियर बच्चे हैं, चाहे जो भी है, ठीक है। तो आपके जो मेन कोचिज, एक तो आज दिन तक इस सिस्टम में ये इन लोगों को नहीं पता चल सका कि पाकिस्तान टीम के लिए कौन से कोचिज होते हैं, डोमेस्टिक के लिए कौन से कोचिज होते हैं, अंडर-19 के लिए कौन से कोचिज होते हैं, पाकिस्तान शाइन के लिए कौन से कोचिज होते हैं। पाकिस्तान टीम वाला अंडर-19 में भी घूम रहा है, शाइन में भी घूम रहा है, शाइन वाला अंडर-19 में भी जा रहा है, पाकिस्तान टीम में घूम रहा है, जिनको एक्सपीरियंस कोई नहीं है वो पाकिस्तान टीम में घूम रहे हैं। भाई क्या मजाक बनाया हुआ है यार। जाएंगी आपकी टीम 8वें 9वें, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर 20वें नंबर तक भी रैंकिंग होगी वहां भी चली जाएगी आपकी टीम किसी ना किसी दिन। क्या स्टैंडर्ड रह गया आपका भाई? वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से भी थर्ड क्लास स्टैंडर्ड रह गया आपका। बंद कर देनी चाहिए आपको टेस्ट क्रिकेट। हम लोग कहते हैं जी बढ़ानी चाहिए। वो भाई कैसे बढ़ेगी आपकी टेस्ट क्रिकेट? कैसे बढ़ेगी? ना मेरिट है, ना चीजें हैं, ना मेरिट पे लोग बैठे हुए, ना कुछ है, ठीक है। तो कैसे आप टेस्ट क्रिकेट कैसे देखिए, अगर आप तनवीर ये बात जो करें कि इनको पता नहीं है, इस पे मैं एग्री नहीं करूंगा। इनको मतलब पता सब नहीं कुछ है, पता का मतलब ये जानबूझ के बिठाते हैं। हो रहा है। हाँ, मसला जानबूझ ये के लाते है हैं, छुपने की कोशिश करते हैं। हम छुपने की कोशिश करते हैं कि जो करंट रिटायर्ड है, जरा बड़े नाम वाले हैं, उनको आगे करके हम पीछे छुप जाएंगे। ये तो उनकी पॉलिसी है कि आपको नजर आ रही है ना कि अब उनको पता है कि अब तोपों का रुख सारा सरफराज की तरफ जाएगा। अब सरफराज को लगाने वाले आकिब जावेद पे कोई बात नहीं करेगा शायद। अभी एक मिसाल मैं आपको और देता हूं कि देखिए, अभी कोचों की ना असेसमेंट वगैरह हुई थी एनसीए के अंदर लाहौर में, जो डोमेस्टिक कोचेज हमारे, तो जो कि हमारे एनएचपीसी का काम है, आकिब जावेद का काम है जी कि ठीक है उसने असेस करके कोचेज अपॉइंट करने हैं। उन्होंने क्या किया, उसके अंदर उन्होंने बिठाया माइक हेसन को, आपके हेड कोच व्हाइट बॉल वाले का क्या काम कि वो स्क्रूटनी कर रहे हैं आपके डोमेस्टिक कोचेज को, जिसको पता ही नहीं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है क्या, वो कैसे चलती है, हमारे कोचेज कैसे हैं, उनको उसने देखा हुआ नहीं है। तो सिर्फ क्या था कि अब वो कोचेज लग गए, कोई क्वेश्चन उस पर आएगा वो तो या माइक हेसन ने किया हुआ है। हालांकि माइक हेसन का ये काम ही नहीं है, उसका जो काम है उसमें वो फेल हो रहा है। ना उसको पाकिस्तान के कल्चर का पता है, ना उसको पाकिस्तान के कल्चर का पता है। तो वो कोच लगा रहे हैं ना आपके। अभी एक आपका लड़का टेस्ट टीम का आपका फील्डिंग कोच था, अभी वो 4 टीमों में नहीं आया, उसको आपने कहीं पे भी नहीं रखा, तो दैट मीन्स के सरफराज ने फिर क्या पर्ची भी लेके आया था उसको? क्या उसके बाद वो डोमेस्टिक में भी कहीं नजर नहीं आ रहा? बात कर रहे हैं आप? 7 जी अब्दुल साद थे, तो अब 4 टीमों जो का वो नहीं है। तो मुझे प्रोसेस से इख्तलाफ है कि कैसे एक फॉरेन कोच आके बैठ के आपके डोमेस्टिक कोचों को असेस कर रहा है जी कि इसको लगना चाहिए, इसको नहीं लगना चाहिए। उसका काम भी नहीं है। लेकिन बात वही है ना कि पर्पस क्या है इसके पीछे। सीधी बात ये है, आखिरी बात को बोला जाएगा जी देखिए ये हमारा डिसीजन तो नहीं था, ये तो हमने फॉरेन कोच से पूछा था, उसकी इनपुट भी ली हुई है इसके अंदर, देखिए उसके ऊपर डाल देंगे। 2 चीजें हैं ना यार। आप माइक हेसन को ला के बिठा के आप ये बताना चाहते हैं कि ये बाहर का कोच है, इसको बहुत नॉलेज है, या आप उसको बिठा के ये बताना चाहते हैं कि एनू बैठा रहने दे, असी एनू चलावेंगे, ठीक है, लोग ना शक करेंगे ना कुछ करेंगे, यही आप करके या फिर इसको बिठा के ये काम करवाना चाहते हैं? लोग शक नहीं करेंगे, ये तनवीर का कहना है कि, लेकिन लोग बच्चे नहीं है, लोग समझते हैं क्रिकेट को और बहुत बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया देख लें, आप मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, लोग बहुत बातें कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम भी बहुत बातें कर रहे हैं।
वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। प्रोग्राम के पहले इससे में काफ़ी बात हुई कोचेस के हवाले से। बॉलिंग पर तनवीर ने भी राय दी, वसीम ने भी राय दी। बैटिंग में तनवीर देखें बड़े बड़े पाकिस्तान के बैटर्स हैं और कल हमें ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम के पास एक मौका है ग्रेटनेस हासिल करने का। उन्होंने जो आखिरी 3 विकेट्स पर जो 43 गेंदें बाबर खेल गए, टेल एंडर्स को 45 गेंदें खिलाई, तो ये तो बाबर में आपको गेम अवेयरनेस की कमी नजर आई। अच्छा देखें, मैं उसकी सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एक टेक्निकल चीज़ें बात। एक तो हम बाबर की जो उसने पॉजिटिव चीज़ें की, जो मुझे पॉजिटिव उसकी लगी, जो फैसले उसने रिव्यू के लिए वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। उसके बाद फील्डिंग कैचिंग में वो आउटस्टैंडिंग थी। उसके बाद जो उसने कप्तानी में रन्स किए 58, ये मेरे लिए ये पॉजिटिव चीज़ें थी। मतलब एक पॉजिटिव भी उसके लिए बात करनी है हमने कि यार इतनी टाइम बाद उसने कप्तानी ली है, तो ये चीज़ें तो इसकी पॉजिटिव थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी मेरी बात ये है कि जो आपने ये बात की, ठीक है, क्या अगर ये चीजें बाबर आजम नहीं करता हम टेस्ट मैच जीत सकते थे? हम फिर भी हार जाते, चाहे बाबर मैं एक बात कर रहा हूं, ऐसे टेस्ट मैचेस हमने जीते बिल्कुल। मैं अगर बाबर 70 भी करता या अब्बास भी 40 कहीं कर जाता तो फिर भी हमें मुश्किलात थी, कोई इजी काम नहीं था हमारा, ठीक है। ये तो मैंने कुछ बाबर के लिए पॉजिटिव चीजें की, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब अली उस्मान आउट हुआ था, जब मोहम्मद अली बैटिंग करने आया था, तो उसके बाद से ही बाबर ने ये सिलसिला शुरू कर देना चाहिए था। खुद ज्यादा बॉलें खेलता, इनको कम खिलाता, ठीक है। बिल्कुल, ये जो भी देख रहा है, और ये मैंने अपने वीलॉग में भी बात की है, ठीक है ना। लोगों को पता होना चाहिए कि मैं बिला वजह बाबर को किसी फजूल चीज के ऊपर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। जो चीज गलत है बिल्कुल वो गलत है। एज अ बैट्समैन आप मेन प्लेयर थे, ठीक है, आप बिल्कुल, आपको जाना चाहिए था और आपको ही खेलना चाहिए था। इस वक्त जो बाबर आजम की पोजीशन थी, अगर 7 आउट होने के बाद वो खेलता, वो पता कैसी पोजीशन थी? आपने टोटल नेट सेशन करना था, नेट की तरह आपने प्रैक्टिस करनी थी। सिर्फ 4 बॉलें खेलो, बेशक डॉट खेलो, 5वीं बॉल पे सिंगल ले लो, 5वीं में नहीं ले सकते, 6ठी पे सिंगल ले लो। आपकी पूरी प्लानिंग थी कि मैंने ये खेलना है। चले बाबर आजम, एक होता ना यार, आप ग्राउंड का सिनारियो कुछ और होता, चले जी आपको समझ नहीं आ रही आप क्या कर रहे हैं, वो बाहर हेड कोच बैठा हुआ है, वो बाहर बैटिंग कोच बैठा हुआ है। क्या उन्होंने मैसेज भी दिया कि यार बाबर तुम क्या कर रहे हो? क्या कोई मैसेज आया ऐसा? ठीक है, अगर बाबर को वहां नहीं समझ आ पा रही, पहली तो बात यह है कि बाबर को किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। इतना सीनियर बंदा, उसको खुद ही पता होना चाहिए, ठीक है। उसको आप खुद आ गए। नहीं, शुक्र है, नहीं, मैं बात ही सही कर रहा हूं। बोलता तो आप कहते बात काट दिया। मैंने पहले आपसे कह दिया कि मैं फजूल चीज बाबर की सपोर्ट नहीं करूंगा ना। जो एक सिचुएशन के साथ जो गलत हो रही है वो गलत हो रही है। तो बाबर अगर खुद इतना सीनियर है तो बाबर को खुद समझना चाहिए। लेकिन इसीलिए मैंने बोला कि यार वो सिनेरियो क्या है। अब मुझे नहीं पता कि उसने खुरम शहजाद से क्या बात की होगी, अब्बास से क्या बात हुई, क्योंकि मैं तो बिल्कुल हैरान था कि पूरे ओवर वो खुरम शहजाद को दे रहा है, पूरे ओवर वो अब्बास को दे रहा है। तो भाई अगर ये गलती हो रही थी तो हेड कोच क्या कर रहा है? अगर हेड कोच, जब आप देखिए, हमने भी टेस्ट क्रिकेट खेली, हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, जब आप कप्तान के या कोच के फैसलों के ऊपर आप अमल नहीं कर रहे होते, अगले ओवर में फौरन मैसेज दिया जाता है आपको बाहर से कि भाई आपको जो बोला गया है आप वो करें, आप क्या कर रहे हैं। तो क्या 1-2 ओवर के बाद कुछ चेंजिंग नजर आई बाबर के अंदर कि नहीं यार बाहर से मैसेज आ गया तो अब इस चीज को मैं चेंज कर दूं? को खुद भी तो मैं ये बात सर, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं 2 दफा कह चुका हूं और कितनी दफा बोलूं। तो बात ये है कि भाई उसको खुद भी पता होना चाहिए और बाहर से मैसेज क्या गया है या नहीं गया है, ठीक है। आपने सिंगल लिया, खुरम शहजाद को दे दिया, यार उसको खेलना थोड़ी था, आउट होना था। फिर अब्बास जिस तरह खेल रहा था, बात यह है कि आपको खुद बैटिंग लंबी करनी चाहिए थी, चाहे सिंगल हो ना हो, पूरी कोशिश करनी चाहिए थी आपको, जो है वो उस पर जाना चाहिए था और आपको वो खेलना चाहिए था। जब टी हुई थी मैंने सोचा, मैंने बोला अब शायद बाबर अपने आप को वो कर दे कि नहीं यार मैं खुद ज़्यादा फेस करूं। अगले ओवर में फिर वही सब कुछ हो गया। तो हम ठीक है, हमारे लोग जो है वो बाबर आजम की पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे। अब वो इस चीज़ को लेके वो सारी बैटिंग जितनी भी एक्सपोज हुई उस पर बात नहीं होगी, सिर्फ यही वही बात, व्यूज़, बाबर के अगेंस्ट जाना, बस इसी चीज़ पे लग जाएंगे। बाबर क्यों खेला, उस टेल ने 50 बॉलें खेली, बाबर ने 45 खेली, इस पे लग जाएंगे। वो जो बैटिंग है या उसकी पॉजिटिव चीज़ें थी उस पर कोई बात नहीं करेगा। थोड़ा सा इसी पॉइंट पर वसीम आपकी भी राय लेना चाहूँगा। बाबर आजम खेलते बहुत अच्छा हैं, बड़े बैट्समैन हैं। शान मसूद की भी जो पहली कप्तानी में टेस्ट मैच खेला था वो पाकिस्तान गो के हार गया था, लेकिन शान ने 150 रन उसने बनाए थे। तो मैं ये भी बात कर दूं
कि आपके रन से फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपकी टीम नहीं जीतती। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन बाबर आजम 4th इनिंग? देखें मतलब ओवरऑल देखें ना तो आप इसको बहुत ज्यादा कितना पॉजिटिव आप चीजों को ले सकते हैं। मैंने पहले भी बात की थी, चाहे अब्बास की बॉलिंग है, चाहे अली की विकेटें हैं, शान का 100 है, इमाम का 50 है, बाबर का 50 है, आखिर में आप मैच हार गए हैं। तो दैट मीन्स के बहुत ही पॉजिटिव चीजें नहीं हो रही हैं। अब इसमें देखें, अभी आप बात कर रहे थे कि वहां से अब्बास और बाबर क्या जिता सकते थे टेस्ट मैच। टेल के साथ बहुत से मैचेस बैट्समैनों ने जिताए हुए हैं, हिस्टोरिक मैचेस जिताए हुए हैं। उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ था कि यहां से ये मैच जिता देगा। वो तो यही होता था ना, राइट ऑफ होगी टीम, टेल आ गई है जी, अभी तो 150 रन रहते हैं, 200 रन रहते हैं, 100 रन रहते हैं, कोई चांस नहीं है। वो बेन स्टोक भी जिता गया था, तो किसी को पता था कि वो जिता जाएगा वहां से। तो ऐसी चीजें होती तभी हैं जब आप करने जाते हैं। तो मुझे उस पर हैरानगी भी हुई है। मैं एग्री करूंगा तनवीर की इस बात से कि सारे सो रहे थे क्या बैठे हुए वहां पे, कि बाहर बैठे हुए मुझे लगता है फिर स्ट्रैटेजी यही थी कि बाबर ठीक है भाई, तू 50 करके आ जा, खैर टेस्ट मैच की खैर है, तो अपना जरा कॉन्फिडेंस लेके आ जा अगले मैच के लिए। शायद कोचेज ने ये बोला हो उनको, या बैटिंग कोच ने ये बोला हो, लेकिन बात फिर वो आ जाती है ना कि वो नहीं बोल सकते ना सर, उनको नहीं आता जब एक काम। तो आपको पता है, लड़कों को नहीं पता, हम यहाँ पे बैठे बोल रहे हैं, तो टीम के अंदर उनका आपको लगता है कि वो वाली रिस्पेक्ट होगी कोच वाली जो होनी चाहिए। उनको भी पता है कि ये पहली दफा आ रहे हैं, तो बहरहाल चलें। लेकिन अब वो देखें पैचेस के अंदर हुआ ना, बाबर ने जब 50 किया, उससे पिछले ओवर में बाबर ने सिंगल नहीं लिए, वो स्ट्राइक अपने पास रखा उसने। जैसे ही 50 हुआ उसके बाद स्ट्राइक देना उसने शुरू कर दिया। तो वो थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया था मेरे लिए कि यार नहीं, यहाँ से बाबर, यू नेवर नो, आप खेलने जाओ, आप बीच बीच में एक का चौका आपको मिलता जाता है, यू नेवर नो, आप 50 के नजदीक चली जाते हैं, जब स्कोर नीचे रह जाता है दूसरी टीम पैनिक करना शुरू कर देती है, उनके बॉलर थकना शुरू हो जाएंगे। बहुत सी चीजें ऐसी थी, लेकिन हमने तो गिव अप कर दिया था कि जैसे 8 से 9वीं विकेट हमारी गिरी कि बस मैच तो हम हार गए वहां पे। तो वो एटीट्यूड मुझे नहीं वो अच्छा लगा। मेरे ख्याल में फाइट करनी चाहिए थी, लेकिन मैं ब्लेम ये नहीं करूंगा कि उसकी वजह से हम मैच सारा हार गए हैं। ये सारा मैच या बाबर के ऊपर डाल दें, हमने पूरा मैच ही अच्छा नहीं खेला है। बाकी जो कप्तानी की आप बात कर रहे हैं, देखें अब फिर वही बात शुरू होगी ना। अब आपने शान पे जो चार्ज शीट लगाई थी जी के वो रिव्यू अच्छे नहीं ले रहा, उससे टेल आउट नहीं होती। अब टेल बाबर से भी आउट नहीं हुई। एग्जैक्टली। ठीक है, आप उसको देखेंगे। अब मैं आता हूं दूसरी तरफ, आप कितने लंबे लंबे कैंप लग रहे हैं, आपके नामी ग्रामी कोचेज, आपके हेड ऑफ जो सिलेक्शन भी हैं, कोचिंग के भी हेड हैं, वो भी कैंप के अंदर मौजूद होते हैं। मुझे बता देना, 1.5 साल में आप सारे मिल के कोचेज वो एक स्ट्रेटजी नहीं बना सके कि यार हमने टेल को कैसे आउट करना है। क्यों, हमने बंदूकें सिर्फ कप्तान के ऊपर ही वो तान लेनी है? कोच बैठा हुआ है या उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ कप्तान पे ही डाल देना आपने जी टेल आउट नहीं, इससे नहीं आउट हो रही है। क्या आपने यहाँ से कोई प्लानिंग की भी है जी कि बांग्लादेश में हमसे टेल आउट नहीं हुई, उससे पिछली सीरीज में नहीं हुई, कैंप के अंदर क्या उसके ऊपर स्ट्रेटजी कोई बनी, कोई बॉलर से बात हुई, कोई फील्ड प्लेसमेंट डिस्कस हुई, कुछ चीजें ऐसी हुई नहीं हुई? अब वो जो चीजें चाहिए वो आपके पास है ही नहीं है। अब वो एक तरफ से डरा रहे थे, एक तरफ से आउट कर रहे थे। हम दोनों तरफ से आउट करने वाले ही बॉलर थे और वो नहीं हो रहे थे, उनसे डराने वाला हमारे पास था कोई नहीं बॉलर। तो क्या स्ट्रेटजी जब आप बनाते हैं तो यार टेल एंडर है तो उसके लिए हमारे उतर के आउट हो रहे हैं ना, क्योंकि वो 150 पे बॉल कर रहे हैं। उनकी ऐसे लंबी टांग निकाल के वो खेल रहे थे, उनके टेल एंडर क्यों खेल रहे हैं कि हम 122 पे बॉल कर रहे हैं। तो ये फिर आपने सोचा नहीं था भाई टेल नहीं आउट होती, इसका मतलब है वी नीड एक्सप्रेस बॉलर। फिर अली रजा को भेज दो या आप वैद शाह को लेके गए, अगर वो एक्सप्रेस हैं तो खिलाओ उनको आप ना, फिर आप प्लानिंग आपकी गलत है ना ये। तो ओवरऑल देखते हैं तो बहुत सी चीजें इसमें ऐसी हैं कि जो मैं कहूंगा कि बेहतर होने वाली हैं, कि हमें स्ट्रेटजीज को अपनी रिवाइज करना होगा। लेकिन बात फिर वही आ जाती है ना, कौन बनाएगा? जिसने कभी मोहल्ले की टीम की नहीं बनाई हुई है वो टेस्ट टीम की आपकी देखिए स्ट्रेटजी बनाएगा। इसमें देखिए वसीम, आपने जाहिर पता आपको भी इतना एक्सपीरियंस है, टेस्ट क्रिकेट के जो बॉलर्स होते हैं ना, टेस्ट वो एक डिफरेंट होते हैं। वो एक नहीं हो, वो ये T20 वाले वाइट बॉल क्रिकेट वाले बॉलर नहीं होते भाई। टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो बॉलर हमें चाहिए जो प्रॉपर रिदम से भाग रहे हों, जान हो उनके रनअप के अंदर, पेस भी हो उनके पास। टेस्ट क्रिकेट के बॉलर्स का जो एक्शन है वो एक डिफरेंट होता है, नीट एंड क्लीन होता है, ठीक है, रिदम के साथ जाते हैं, ज़बरदस्त किस्म का फॉलो थ्रू होता है, जगह पे उनका बॉल गिरता है। ये ऐसे थोड़ी कि कोई हाथ यूं नीचे चला के भाग रहा है, कोई किस तरीके से भाग रहा है, कोई एयर में बाहर निकल जाता है, कोई किस तरह होता है यार। इस किस्म की मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती यार। मैं टीवी पे बैठ के मैं जब क्रिकेट के ऊपर बात करता हूँ
तो मैं आपको सही बताऊं, मुझे हैरानगी होती है कि यार हमारा ये कोचिंग स्टाफ, ये एनसीए के लोग, ये आकिब जावेद 8-10 साल पहले भी काम किया, उस टाइम इनके होते हुए कितने बड़े ऑलराउंडर्स हमारे पास आ गए थे, कितने बड़े स्पिनर्स हमारे पास निकल आए थे। इस वक्त देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जितने भी लड़के पाकिस्तान खेले जो सक्सेसफुल रहे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, किसी ने इनको नहीं बनाया भाई। ये सारे डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रोडक्ट हैं, खुद ही सीख के, खुद ही करके, सब कुछ बन के, खुद ही सब कुछ ये स्टार बने हैं, ठीक है। इन्होंने 8-8 10-10 साल काम किया, पहले वो मुझे बता दे कितने प्रोडक्ट इन्होंने निकाले। अभी भी यही सब कुछ हो रहा है, इनके बाद भी यही सब कुछ होता रहा। मुश्ताक अहमद नेशनल क्रिकेट अकेडमी में लगे रहे, कितने लेग स्पिनर मुझे ये बता दो कि मुश्ताक अहमद ने बोले हों कि यार ये मैं लेग स्पिनर छोड़ के जा रहा हूं, इस लेग स्पिनर के ऊपर ध्यान देना, इस लेग स्पिनर के ऊपर बात करना कि यार ये बहुत अच्छा है। सकलैन मुश्ताक लगे रहे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर, तो कितने ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने बताया कि यार ये ऑफ स्पिनर है, इसको इसके ऊपर काम करना, मैं रहूं या ना रहूं इसके ऊपर। कितने ऑफ स्पिनर, ठीक है। ऑलराउंडर्स आपके पास नहीं है, फास्ट बॉलर्स आपके पास नहीं निकल रहे। जब ये चीजें नहीं होती है तो यार आप सर पकड़ के बैठे होते हैं अपने ऑफिस के अंदर कि भाई मेरे पास ये चीजें नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं कैसे अपनी टेस्ट क्रिकेट को लेके चलूंगा। यार इधर तो मसले ही मसले हैं, ना चीजें ठीक हो रही हैं, ना बॉलर्स आ रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। अब इस वक्त मुझे वसीम भी बैठे ना, ये भी मुझे बता दें, इस वक्त पूरी पाकिस्तान टीम के अंदर एक प्लेयर ऐसा है बाबर जो टेक्निकली सबसे अच्छा है, ऐसा ही है। सुन लो ना, टेक्निकली सबसे अच्छा। मैं रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं रिजल्ट की बात इस वक्त नहीं कर रहा, टेक्निकली सबसे अच्छा है। उसके अलावा कोई हमें प्लेयर्स नहीं नजर आते। मैं ये बात नहीं कर रहा कि टेक्निकली एक सिस्टम की बात, रन तो और करते हैं सब। शान ने भी रन किए हैं, सलमान ने भी रन किए हैं, रिजवान ने भी रन किए। ये देखें, ये जितने भी प्लेयर्स आप, मैं बात भी कर रहा हूं, ये सारे प्रॉपर फर्स्ट क्लास के प्रोडक्ट है भाई, ठीक है। ये प्रॉपर सिस्टम के प्लेयर हैं, ठीक है। अब प्योर टेक्निकली बात कर रहा हूं। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपने 400 रन चेस करने हैं या 400 बनाने हैं या बड़ा टोटल करना है, आपकी टीम के अंदर 3 से 4 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपर टेक्निकली अच्छे प्लेयर होने चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से बात मैं कर रहा हूं, हमारे पास नहीं है। कौन सोच रहा है इन चीजों के बारे में? आपका बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म 42 पे रुका हुआ, अभी तक 42 आउट ऑफ फॉर्म। उसके बाद कितने आपके प्लेयर ऐसे हैं जो 40 से ऊपर के हैं? नहीं है। तो जब आपने टेस्ट क्रिकेट में बड़े रन्स करने हैं तो भाई आपके पास एक आध प्लेयर 50 या उससे ऊपर का होना चाहिए, बाकी 2, 3, 4 प्लेयर आपके पास 40, 45 की एवरेज वाले होने चाहिए। तो ये कैसे होगा? जब आप रन्स करेंगे, टेक्निकली अच्छे होंगे, तब होगा। तो हम यहां बैठ बैठ के अपने दिमाग खाते रहते हैं, इनको समझ नहीं आती। ये बस अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए सेव कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, दूसरों को आगे रख रख के। हमारे ऊपर कोई ना है, ओ भाई हम नहीं जाने देंगे आपको, मैं नहीं जाने दूंगा आपको इस दफा। जो चीज आप लोग बैठ के जो इस दफा कर रहे हो ना, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आप लोग सिलेक्टर हैं, आप लोग हेड कोच है, आप लोग सब कुछ है, आप लोगों ने बर्बाद की है सारी पाकिस्तान टीम। ठीक है तनवीर, थोड़ा सा ठंडे हो जाए, चाय पीऊंगा जब मैं गर्म हो तो चाय पीता हूं। कर रहे हैं, चलें चाय पीता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनवाना चाह रहा हूं जो मैंने वेस्ट इंडीज से आई है हमारे पास। कावेश कांता सिंह जो वेस्ट इंडीज़ के लिए अंडर 19 भी खेले, लेकिन तजियाकार हैं, बहुत अच्छे तजियाकार हैं। उनसे मैंने सवाल किया था कि पिचेस के हवाले से हमें कुछ थोड़ा सा बता दें, तो उसने जो बात कही वो आपके सामने रखते हैं, उसके बाद लेते हैं एक ब्रेक। Yeah, again, disappointing result with respect to the match actually finishing in 4 days. But at some point, as I said before, it's always based on the nature of the pitch and the consistency based on the bounce. And just telling from a couple overs yesterday, seeing the ball not really making height on specific deliveries that would have normally been for a pitch that is true and true. Acknowledging that the facility itself at Branner Stadium at some point for the long version always would have inconsistent bounce, and it would always be a factor given that given the timeline of the game and West Indies' second innings score as well. So it's expected in some sense, a bit disappointing with respect to the manner in which the ending would have had a reference to the type of deliveries and the amount of time remaining in the game, actually, right? So at some point, it's expected, as I said, based on the venue,
And it's interesting to see how, the upcoming games would be with respect to pitch preparation in whichever venue. Given that, at some point in the long version of the game, the actual playing surface say a lot with respect to the outcome and the result. थैंक यू वेरी मच कावेश, आपने जो बात बताई वो ये देखिए अनइवन बाउंस हो गया था पिच के ऊपर। पिचेस अब वहाँ पर भी वैसी बन रही हैं। अब अगली पिच जो टेस्ट मैच की होगी वो कैसी होगी उसके हवाले से इन्होंने कहा कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट लेकिन 4 दिन में टेस्ट मैच का ख़त्म होना इन्होंने भी उसको कहा कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा इनको। एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बाबर आजम पे बहुत बात हो गई। बाबर के अलावा भी हैं जो लड़के हैं जो पिलर्स हैं पाकिस्तान बैटिंग के, इमामुल हक हैं, सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, वसीम, ये सीनियर्स हैं, इन पे जिम्मेदारी क्यों नहीं आती, इन पर कोई बात क्यों नहीं करता? वो देखिए पिलर तो कोई भी नहीं है ना फिलहाल। आपके लास्ट 100 कब किया था रिजवान ने, लास्ट 100 आगा ने कब किया है, लास्ट 100 इमाम ने कब किया हुआ है, आपको याद भी नहीं होगा। इतनी इनिंग्स हो गई हैं, बाबर का भी नहीं है। बाबर आई की थिंक ये शान ने ही चीज़, रन किए हुए हैं सिर्फ। तो अभी तक पिलर तो कोई भी नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो भी आप पहले बात कर रहे थे और तनवीर ने भी जो पॉइंट रेज किया है कि बैट्समैनों की टेक्निक भी मैटर करती है आपकी। ठीक है, अब देखिए टेस्ट क्रिकेट में इवन के व्हाइट बॉल में भी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली या आपकी टेक्निक होनी चाहिए या आपका प्रूवन मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी टेक्निक वाले बैट्समैन तो बाबर को आप कह सकते हैं जी कि टेक्निकली इनमें सबसे अच्छा है। लेकिन अब मुकम्मल टेक्निकली देखते हैं तो वो भी आपको उस तरह नहीं है कि आप कहें कि उसकी टेक्निक जो है वो केन विलियमसन वाली है या किसी और इस तरह के बैट्समैन वाली है। हम में बेस्ट टेक्निकली वही है। अब बाकी जितने हमारे बैटर्स हैं वो है मेथड वाले, कि जैसे हैं टेढ़े मेढ़े होके वो रन्स करना उन्होंने पास्ट में किए हुए हैं। लेकिन उसके लिए फिर या फिर आपको सर्टेन कंडीशन चाहिए होती है या फिर आपको फ्रीडम चाहिए होता है। अब देख लेना कि या तो होता है ना कि बड़ी शॉटें मारते हुए हमारे बैट्समैन के आउट हो रहे हैं, छोटे ऐसे टुच्चू यूं यूं करते हुए आउट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि उनको जो मेथड आता है रन्स करने का वो उसके ऊपर भी नहीं जा रहे हैं। शायद जो प्लान बना हुआ जी अंदर रहेंगे तो रन्स हो जाएंगे, वो टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन जैसे बाबर है अंदर रहेगा वो रन्स कर लेगा। अगर आप बोलेंगे जी आगा अंदर सिर्फ रहे वो रन्स कर लेगा, या और बैट्समैन है हमारे रिजवान है कि ये बस ना डॉट बॉलें खेलता जाए रन्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे। इनसे इनका मेथड ही और है, इनको रन्स की तरफ ही जाना पड़ता है इनको, क्योंकि बॉल एक ना एक पढ़ना ही पड़ना है। तो उनको उसको नेगेट करने के लिए इनको थोड़ा अटैकिंग खेलना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा था पहली इनिंग्स के अंदर भी बहुत से लोगों को शान की बैटिंग नहीं पसंद आई थी, लेकिन वो मेथड ही इस पिच के लिहाज से यही था कि भाई खुला थोड़ा सा खेलो कि इधर उधर से जो रन्स आ जाए आपके पास। उसके बाद तो देख लेना किसी ने भी रन्स नहीं किए हैं, चाहे वो सीधा खेलने की कोशिश की है या कुछ ने तेज खेलने की भी कोशिश की है उनकी तरफ से, वो आउट हो गए हैं। लेकिन हमें ये अब चीजें देखें कौन करना है कि किसने अपना एक कंपोजिशन बनानी है, आपके सिलेक्टर्स ने बनानी है ना कि यार वहां पे पिचेस, अगर इंग्लैंड में भी स्विमिंग पिचेस आ जाती हैं तो आपकी बैटिंग और ज्यादा एक्सपोज होगी ना। फिर आप कहेंगे यार चलो अब्दुल्ला शफीक अब आ गया, वो टेक्निकली जरा करेक्ट खेलता है, सऊद है टेक्निक बेहतर है उसकी भी, या कामरान गुलाम की टेक्निक अच्छी थी ना, उसका मेथड भी अच्छा था, उसकी टेक्निक भी अच्छी थी, डिसेंट टेक्निक थी उसकी, टांग निकलती थी ना उसकी। तभी तो देख लेना हमारी टांगें जुड़ी हुई हैं। तो बात फिर आ जाती है कि हमारा मैच प्लान क्या था बैटिंग का, कि किस अप्रोच के साथ हमने जाना है, हमने अटैकिंग अप्रोच के साथ जाना है या हमने करेक्ट खेलना है। कोई चीज भी हमें नजर नहीं आई ना, तो कोई प्लान हमें नजर नहीं आया। लेकिन क्योंकि अक्सर बात होती है ना जी के बॉलिंग प्लान वो बैटिंग के भी प्लान होते हैं। ये तो नहीं कि बैट्समैन 6 बैट्समैन है जाओ भाई तुमने रन कर देने हैं, वो बाकायदा प्लान किया जाता है। नए बॉल से हमारी क्या अप्रोच होगी,
टर्निंग पिचों पे जैसे होता है कि नए बॉल से रन बनाओ, जैसे ही बॉल पुराना होगा स्पिनर्स आ जाएंगे, आपको वहां पे वो रन नहीं करने देंगे, नए बॉल पे अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, सेमिंग पिच आ गया, ये बॉल थोड़ा सा पुराना करना है, तो पूरी आपकी एक प्लानिंग होती है, फिर उस हिसाब से आप प्लेयर्स के रोल्स आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तो वो कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही ना इस टीम के अंदर। चले मैं आपको एक छोटा जल्दी से एग्जांपल दे देता हूँ। इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे। टेक्निक कैसी थी, क्वालिटी कैसी थी? टेक्निक तीनों की मुख्तलिफ थी, लेकिन देखिए टेक्निक का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही आप पत्थर वाले बन जाएं तो गेंद गुजर रही ना, गेंद गुजर रही ना दे, ये टेक्निक नहीं होती। टेक्निक हम जो बात करते हैं ना कि टेक्निकली अच्छा है, जो टेक्निकली अच्छा होता है क्या वो आउट नहीं होता? होता है ना। हम ये बात करते हैं जो टेक्निक जिसकी अच्छी है वो उसके अंदर गलतियां बहुत कम होती हैं, उसमें मिस्टेक्स कम होती है, इस वजह से हम कहते हैं यार टेक्निकली ये सबसे अच्छा है, जिसकी वजह से आप रन भी करते हैं। इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खेले एक साथ, रन हुए। इंजमाम गए, मोहम्मद यूसुफ गए, उसके बाद यूनुस खान, असद शफीक, मिसबा, ये तीनों खेलते रहे एक साथ। अजहर अली, ठीक है, अजहर अली खेलते रहे। ठीक है, चलो मैं अजहर अली को थोड़ा सा कहता हूँ कि यार उस तरह की टेक्निक नहीं थी, रन करता था लेकिन इन तीनों जैसी नहीं थी। ठीक है, आपका मिडिल ऑर्डर तगड़ा रहा। ठीक है, टेक्निक में आप ओपनर्स को भी ला सकते हैं साथ, ऐसा नहीं है। उसके बाद सचिन खेलता रहा, द्रविड़ खेलता रहा, लक्ष्मण खेलता रहा। टेक्निक वाइज कितने टॉप क्लास के प्लेयर थे, वो परफॉर्मर्स टॉप क्लास थे। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलियन की बात करते हैं, पॉन्टिंग को देख लो, जस्टिन लैंगर को देख लो, डेमियन मार्टिन को देख लो, ये जब खेलते थे ये टेक्निक वाइज कितने तगड़े प्लेयर थे। ठीक है, उसके बाद हम अभी की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं, गिल की बात करते हैं, के राहुल की बात करते हैं, ये टेक्निक वाइज कितने ज़बरदस्त प्लेयर हैं। ठीक है, ये तो जो 3-3 4-4 मेरे जहन में है तो मैंने आपको बताया। न्यूजीलैंड की टीम को देख लो, सारे जो भी आप नाम ले रहे हैं, ये जितने बैट्समैन हैं, इंजमाम हो गया, हमारे पुराने लेजेंड जितने भी हैं, एक चीज इनमें कॉमन थी। आप आंखें बंद करके सोचे ना कि यार ये इनको अगर 50 बॉलें रोकनी पड़ गई हैं, चाहे स्पिनर है, चाहे पेसर है, चाहे बॉल सीम हो रहा है, तेज आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या ये सरवाइव कर लेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल कर लेंगे यार। यूसुफ पूरा दिन खेल जाएगा, यूनुस है वो ठक्का ऐसे लगा लेगा, इंजमाम खेल लेगा, अभी बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम लिए आप में वो भी नजर आएगा। अब आ जाना इस टीम के ऊपर कि बॉल थोड़ा बहुत हिल रहा है, रिजवान सरवाइव कर पाएगा आपका 50 बॉलें? आगा सलमान आपकी 50 बॉलें सरवाइव कर जाएगा? या और आपके इवन शान भी उसमें आ जाता है, इमाम भी उसमें आ जाता है कि चैलेंजिंग कंडीशंस में क्या ये इस टेक्निक के साथ ये सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इनकी टेक्निक इनको अलाउ नहीं करती है। हाँ, आप एक्सपेक्ट करें जी कि ये बीच में 5-6 चौके मार देंगे, 30-40 रन कर देंगे, शायद उसके चांसेस ज्यादा हैं। तो वो क्वालिटी तो नहीं है ना, वो पावर में आपको नजर आ सकती है कि यार चले वो रोक रहे हैं तो आउट नहीं होगा, अब देखें, और बीच में उसको चौके वाला बॉल मिला। अभी फिलहाल इन पे कोई बात नहीं करना चाहता, नए हैं। अब्दुल्ला फजल तो बेशक अजान अवेस भी, अब्दुल्ला फजल भी खेल रहा होता, बेशक दोनों इनिंग में आउट हुए थे, मैं अभी इनके ऊपर कोई बात नहीं कर सकती, वो नए हैं, जाहिर बात है 3-3 4-4 टेस्ट मैच अभी, लेकिन इम्पैक्ट अच्छा डाला। उनकी भी टेक्निक नहीं है ना, मैं वो मुझे पता, आप सही कह रहे हो, उनकी भी टेक्निक नहीं है। परफॉर्मेंस आई थी, अजान ने जैसे किए थे रन, बहुत अच्छे रन उसने किए काज़िम ट्रॉफी में, उससे पहले भी डिपार्टमेंट क्रिकेट में आया, ही स्ट्रगल बिकॉज ऑफ हिज टेक्निक। ठीक है, टेस्ट मैच में पहला खेला 100 करके, बहुत अच्छी बात है, अब उसका अपना एक मेथड है, लेकिन अब जो है ना प्रोग्रेशन आपको लानी होगी। ये जो बैठे हुए ना साथ में लोग, उनको बेहतर करना ना चीजों को। नहीं वो ये अब रिजवान ऐसे ही खेलता था क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रिजवान से खेल रहा है, इतनी टांग निकाल के वो बैकफुट का जो बॉल है वो इतनी टांग निकाल के खेली जा रहा है और किस तरीके से खेल रहा है, इसका मतलब है आप टेक्निक बिल्कुल आपकी बदल चुकी है। और रिजवान ऐसे कभी भी नहीं खेलता था। उसके बाद सलमान जिस तरीके से आउट हुआ सेकंड इनिंग में, क्या इतना बॉल हल्का सा भी कट होके अंदर आ जाए, क्या हमारी टेक्निक इतनी फारिग हो चुकी है, हम इसको भी मैनेज नहीं कर पा रहे? ठीक है ना, या तो बहुत एक्सेप्शनल बॉल हो जाए, एक आध दो बॉल में नजर भी आए। आप सारे लेजेंड्स की बात कर रहे थे, वो क्या बात करना चाह रहे थे? भाई मैं ये बात करना चाह रहा था कि जो जाहिर वो मैं बात कर रहा था तो बाकी बात वसीम उन्होंने भी कर दी। मैं यही बात करना चाह रहा था कि ये जितने भी बड़े बड़े नाम हमें नजर आते हैं जिन्होंने जिनकी टेक्निक अच्छी थी, वो यही बात वो वसीम ने उसको कंटिन्यू कर दिया कि यार जब बॉल स्विंग सीम हो रहा होता है तो जाहिर बात है वही बंदा ज्यादा सरवाइव करता है या वही बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलता है जिसकी टेक्निक बहुत अच्छी होती है। ये बहुत कम होता है, ये मेरी बात हमेशा याद रखें। जिसकी टेक्निक अच्छी नहीं होती वो 100 कर जाता है, 150 कर जाता है, वो मेरी नज़र में उसका दिन अच्छा होता है। या बहुत ही ज़्यादा फ्लैट विकेट होता है जहां बॉल कुछ भी नहीं हो रहा होता तो उसका दिन होता है वो कर जाता है। लेकिन जहां पे सीमिंग कंडीशंस होती हैं वहां पे एक प्रॉपर टेक्निकल प्लेयर चाहिए होता है। आप ये भी समझते हैं कि बाबर को वो सपोर्ट नहीं मिली जैसे मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, तीन प्लेयर पहले दिन से बोल रहा हूं, इंतजाम एक साथ, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, शर्मा
केन विलियमसन उसके साथ प्लेयर, बिल्कुल दूसरी टीम मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, मैं पहले दिन तो से बोल यूनुस रहा और हूँ। मिसबाह को एक साथ रिटायर नहीं होना चाहिए था। देखिए वो उनका अपना फैसला था, मुझे लगता है वो उनका अपना फैसला था या उनका प्रेशर था उनके ऊपर कि जी 40-42 की हो गए, इनको हटाना चाहिए, वो और बात है। नहीं, आप क्या समझते हैं, लेकिन कोई मैं प्लेयर होना चाहिए ना बड़ा। नहीं होना तो चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं और मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूं कि बाबर आजम अगर इस पाकिस्तान की टीम के साथ अकेले खेल के इतनी रेपुटेशन बना गया, बहुत बड़ी बात है। चाहे बाबर इस टीम में होता, चाहे किसी और टीम में होता। जिस तरह मैं एग्जांपल सिकंदर रजा की देता हूं, मैं जिम्बाब्वे जैसी टीम में वो रह के 40 का हो गया, वो दुनिया की लीग्स खेलता है, उसकी रेपुटेशन है यार इस कंडीशन में इस टीम के साथ रह के वो इतना अच्छा प्लेयर बन गया, खेल गया। ठीक है, मैं जिम्बाब्वे के हिसाब से सिकंदर रजा की दे रहा हूं एक एग्जांपल। देखिए ये कभी दुनिया में होता ही नहीं है भाई। चाहे आप फुटबॉल ले ले, चाहे रोनाल्डो आज रोनाल्डो बना है, वो अकेला रोनाल्डो नहीं बन सकता भाई, उसकी सपोर्ट में 10 प्लेयर थे तो जिसकी वजह से वो रोनाल्डो बना। मैसी अकेला होता कभी भी मैसी नहीं होता। मैं क्यों हमेशा दुनिया के उन प्लेयरों को, उस स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा ऊपर रखता हूं जो सिंगल प्लेयर होते हैं, जो सिर्फ अकेले अकेले, जैसा स्क्वाश होती है, टेनिस होती है, टेबल टेनिस होती है, इनको मैं क्यों सबसे ज़्यादा रेट करता हूं? मैं इस वजह से करता हूं, ये अकेले खेलते हैं, अकेले गलतियां करके सीख के इतना बड़ा नाम अपनी कंट्री का करते हैं। जो बाकी जिन प्लेयर्स में, जिनमें ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, वो हर कोई बड़ा प्लेयर हर किसी की सपोर्ट से बनता है। तो बाबर की मैं बात इस वजह से करता हूं, दुनिया के बड़े बड़े जितने भी नाम बने हैं भाई, उनके आगे पीछे 4-4, 5-5, 6-6 प्लेयर्स थे। ठीक है, अगर सचिन तेंदुलकर के बारे में यह बोला जाता ना कि यार वो मैच विनिंग नहीं था, तो सचिन तेंदुलकर छुप जाती थी उसकी मैच विनिंग की इनिंग्स, क्योंकि जो बाकी प्लेयर होते थे, युवराज, सहवाग, गंगोली, ये सब वो मैचेस जितवाते थे, जिसकी वजह से सचिन के वो चीजें छुप जाती थी। ठीक है ना, कि यार ये मैच विनर नहीं है। इस वक्त जो बाबर है वो भी इसी किस्म का प्लेयर है कि यार उसमें एबिलिटी शायद मैच विनिंग वाली नहीं है, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स, हमारे लोगों ने क्या किया, क्या वो जिस तरह खेलता है कि उसके अराउंड ऐसे प्लेयर्स हमने लाने की कोशिश की कि जैसा वो खेल रहा है उसके अराउंड भी ऐसे प्लेयर लाओ जो मैच विनिंग प्लेयर हो, और बाबर जैसा प्लेयर मैच बना के लेके चले, जब जीते तो उसके अराउंड दूसरे प्लेयर जिताएं। ये तो हमने कुछ भी नहीं किया। बहुत अच्छा पॉइंट। वसीम, आपकी तरफ आऊंगा। आखिरी सवाल आपसे, जो तनवीर ने जिक्र किया बाबर के अकेलेपन का, कि उसके अतराफ कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। आप भी सिलेक्टर रहे हैं 2000 के अवाइल में, जब आपने भी सिलेक्शन में फिर बाबर के अतराफ कुछ प्लेयर बनाने की कोशिश नहीं की, सिलेक्ट करने की कोशिश नहीं की? देखिए बाबर भी तो बना ही है ना, मतलब वो भी तो ऐसे ही बना था ना। अब बात ये कि अगर ये बाबर होता अभी 22-23 साल का होता ना, या 21 साल का होता ना, तो मैं कहता ठीक है ये थ्योरी अभी भी चलेगी। लेकिन अब वो जिस कैरियर की जिस स्टेज के ऊपर है वहां पे तो नहीं, अब वो वाला पॉलिसी उस पर लागू होती है। अगर मैं दूसरी साइड देखता हूँ तो बाबर ने शायद 4 साल कप्तानी की है पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 या 4 साल पहले कप्तानी की हुई है। तो 4 साल के अंदर एज अ कैप्टन वो प्ले डेवलप नहीं कर सका, क्योंकि जितने भी नाम अभी तनवीर ने लिए हैं ना, उनमें कैप्टन का भी रोल था कि प्ले एस्टैब्लिश हुए उन कैप्टन के साथ, तो बाबर के पास मौका था। तो लेट्स होप कि बाबर इस दफा के प्लेयर्स एस्टैब्लिश हों। मतलब उस टाइम पे भी देख लेना, यही प्लेयर थे ना इसके साथ, चाहे अब्दुल्ला शफीक थे, शान मसूद थे, ये सारे प्लेयर जितने आपको नजर आ रहे हैं ये बाबर के साथ खेले हुए थे उस टाइम पे भी, व्हेन ही वाज द कैप्टन। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा, फिर मैं इसमें बाबर को ब्लेम नहीं दूंगा, मैं ब्लेम में इस चीज को दूंगा कि जैसे कोई रजीम चेंज होती है या कोच चेंज होता है, चेयरमैन चेंज होता है, वो सारी चीजें ही बदल जाती है ना। फिर 2-3 प्लेयर जो आप लगता है कि यार ये बनने वाले हैं, वो आगे पीछे हो जाते हैं, या हमारे यहाँ तो बैटिंग ऑर्डर भी चेंज कर दिए जाते हैं। तो बहुत सी चीजें इसमें वो आ जाती हैं, तो सिस्टम की कंटिन्यूटी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें छोटा सा कमेंट आपने फिर प्रोग्राम इसमें एक चीज ऐड कर दूं, जिस तरह इन्होंने अब्दुल्ला शफीक की बात की या शान मसूद की बात की, चलो मैं रिजवान की भी बात कर लेता हूँ, सलमान की भी बात कर लेता हूँ। भाई इनको मौके तो पूरे पूरे मिल रहे हैं ना, तो ये नहीं अपने आप को स्टेब्लिश कर पा रहे, तो इसमें बाबर का क्या कसूर है? बाबर का तो कोई कसूर नहीं है ना। अगर बाबर अपने आप को बेहतर पे बेहतर उसने वो करता चला गया, ठीक है, जिस लेवल पे वो चला गया, तो इनके पास भी तो मौका ना। ये क्यों नहीं अपने आप को कर रहे? अगर ये अपने आप को नहीं कर रहे तो इसका मतलब इनमें कोई ना कोई मसले मसाइल है जो अपनी चीज़ों को बेहतर नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको सपोर्ट तो हर प्लेयर की चाहिए होती है ना, सपोर्ट के बगैर तो आपकी टीम नहीं जीतती ना। ये टीम गेम है, टीम गेम है ना यार, ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्लेयर का गेम है, आप बोलोगे जी यही सब कुछ करेगा, यही सब कुछ करेगा। ठीक है ना, तो सोचो अब जिस तरह एक मिसाल दे रहा हूं, अब जिस तरह कल बाबर ने 58 किए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो टेल के साथ खेला,
बाबर ने 58 किए, क्या अगर इसके साथ कोई से भी 2 प्लेयर 40 से 50 रन कर जाते हैं मैच ही जीत जाते हैं, जीत जाते हैं मैच आराम से। 211 टारगेट हम चेज कर लेते हैं। ठीक है, चलें, प्रोग्राम में बातें बहुत हैं, लेकिन जिस तरह से टीम की बात की ना तनवीर ने, मैं उसी पे बात करूँ कि जो आप मुझे देखते हैं, तनवीर को देखते हैं, वसीम को देखते हैं, हम भी एज टीम काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन भी हमारे साथ खड़े हैं, हमारा प्रोड्यूसर भी हमारे कान में हमें इनपुट देते रहते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ टीम गेम। तो क्रिकेट भी टीम गेम है, इसमें सबको अपना अपना हिस्सा डालना होगा। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, तनवीर अहमद साहब का शुक्रिया, मोहम्मद वसीम का शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।